2 साल पहले सीए के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट, कर्नाटक में हिजाब विवाद, पटना में हिंदुस्तान को मिटाने का मिशन, लगातार हो रहे सर तन से जुदा, क्या इन सब से किसी बड़ी साजिश की बू नहीं आ रही? क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब के बहाने भारत में गजवाए हिंद करने की साजिश रची जा रही है? वो अधूरा ख्वाब जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में पिछले 1300 सालों से लगातार बसा हुआ है। क्या नहीं लगता कि ये जिहादी और कट्टरपंथी मिलकर इस देश को गुलाम बनाने के सपने देख रहे हैं? आज देश जो भी कुछ झेल रहा है, उन सब का जिम्मेदार पीएफआई है। आज इसी पीएफआई की सच्चाई को आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे उस 1300 साल पुराने सपने का घिनौना सच। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। शो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल। खुली आंखों से देखा जा रहा गजवाए हिंद का सपना क्या कभी पूरा हो पाएगा? नफरत का डेटा फीड करने के लिए हो रही ब्रेन वॉशिंग। पहले कहा जाता था कि ब्रेन वॉशिंग का मतलब है दिमाग से गलत विचारों को बाहर कर देना, लेकिन समय के साथ पीएफआई ने इसका मतलब बदल दिया। अब इसका मतलब है नफरत का डेटा फीड करना, और इस्लामिक कट्टरवाद का ये पूरा मॉडल ब्रेन वॉश के सिद्धांत पर टिका है। अब बात पीएफआई के काले कारनामों की। हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी के नेता की हत्या ने एक बार फिर पीएफआई को सुर्खियों में ला दिया। इस निर्मम हत्या को कन्हैया लाल से जोड़कर देखा गया, जो सही भी है। अब सवाल यह उठता है कि हर वारदात के बाद तार पीएफआई से ही क्यों जुड़ते हैं? इस कथित सामाजिक संगठन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि देश के भीतर आतंकी गतिविधियों में इसका हाथ है। सिर्फ आरोप ही नहीं, आरोपों के सबूत भी सामने आते हैं। बावजूद इसके उसके ऊपर बैन नहीं लगाया जाता। मुस्लिम युवकों को इसमें काफी तेजी से जोड़ा जा रहा है, जिन्हें हिंदुओं के खिलाफ जहर कैसे उगलना है और सर तन से जुदा कैसे करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएफआई के आतंकी होने की बात सिर्फ हम ही नहीं कहते, भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई नेता भी दावा करते हैं कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है। इसी कड़ी में बिहार में कई पीएफआई के सदस्य पकड़े गए। एनआईए ने बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए को जानकारी मिली थी कि बिहार के कई जिलों में पीएफआई के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के मामले में जानकारी मिली कि इसका तार दरभंगा के शंकरपुरा गांव से जुड़ा है। जहां पर एनआईए की टीम ने जांच पड़ताल की तो वहां देश विरोधी सबूत मिले। मिशन 2047 का खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले ही बिहार की राजधानी पटना में अवैध रूप से पैसे के लेन देन का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगा कि ये हिंदुओं के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है। इस ग्रुप में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ वाक्य लिखे हैं। आरोपी का नाम है मारगूव अहमद। पुलिस ने बताया कि यह सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा है। पुलिस ने जांच में बताया कि इसे कतर से फंडिंग मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसका पीएफआई से संबंध था। वहीं बांका में पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में जिलेटिन बरामद की गई। ये बांका में रहकर बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। ये सभी झारखंड के रहने वाले थे। पीएफआई के ऊपर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि ये देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने या हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। अगर आपको याद होगा तो नागरिकता कानून के विरोध में जो हिंसा हुई थी, उसमें पीएफआई का हाथ सीधे तौर पर सामने आया था। कर्नाटक में जब हिजाब पर प्रदर्शन हुआ तो इसमें भी पीएफआई खुलकर सामने आया और मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद से देश में हर जगह इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कानपुर में नमाज के बाद जो हुआ, हर घटना के तार पीएफआई से जुड़े। हाल ही में पटना पुलिस ने पीएफआई से जुड़े ऐसे दस्तावेज बरामद किए जिसमें भारत को एक मुस्लिम देश बनाने की योजना थी। इसी दस्तावेज में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि बहुसंख्यक समाज को कुचल दिया जाए
और भारत में फिर से अपना खोया हुआ गौरव स्थापित किया जाए। एक मीडिया के इंटरव्यू के मुताबिक पीएफआई जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम गजवाए हिंद और हिंदुओं का कत्ल करें। ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन इसके कहने से सच नहीं बदल जाएगा। पहले चोरी और फिर सीना चोरी, यही करता है अनीस अहमद। ये उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाता है और आरएसएस को सारी घटनाओं का जिम्मेदार ठहरा देता है। हालांकि जब अनीस से पूछा गया कि आपके ही सदस्य क्यों हिंसा या अवैध चीजों के साथ पकड़े जाते हैं, तो इस पर अहमद ने घुमाकर जवाब दिया, क्योंकि सच को झूठ साबित करने के लिए उसके पास कोई पैंतरा था ही नहीं। आपको याद होगा, एक आतंकी संगठन को बैन किया गया था जिसका नाम था सिमी। सरकार ने तो सिमी को बैन कर दिया, ये बात सही है, लेकिन सिमी ने 2006 में दोबारा जन्म लिया पीएफआई के रूप में। शुरुआत से ही पीएफआई पर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने और नफरत का माहौल तैयार करने के आरोप लगते रहे हैं। साल 2014 में केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जमा किए गए एक हलफनामे में बताया था पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में हुई 27 राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे, जबकि इसी हलफनामे में केरल सरकार ने यह भी बताया था कि पीएफआई केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप से शामिल था। पिछले ही महीने ईडी ने पीएफआई से संबंधित 22 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, जिनमें 68 लाख रुपए जमा थे। ईडी के अनुसार पीएफआई से संबंधित इन बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की गई थी, जिसमें से 30 करोड़ रुपए कैश के रूप में जमा हुए थे। यानी संगठन का जो बैंक बैलेंस है वो एक बड़ी कंपनी के जैसा है। केरल से वजूद में आए संगठन आज देश के 23 राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। पीएफआई के मंसूबों को जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा, इनका एजेंडा क्या है। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार मुसलमान 2 भागों में विभाजित है। पहला हिस्सा दारुल इस्लाम कहा जाता है। इसमें वो देश आते हैं जहां मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों का ही शासन होता है, जबकि दूसरा भाग दारुल हर्ब कहा जाता है, जहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन गैर मुस्लिम करते हैं। इस्लामी सिद्धांतों की मान्यता है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत के मुस्लिमों का जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। इसका मतलब यह है कि भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए ही गजवाए हिंद करना होगा। गजवाए हिंद का मतलब है हिंदुस्तान पर अटैक कर गैर मुस्लिमों में मारकाट मचाना, उन पर जीत हासिल करना, जिससे वे मुस्लिम बनने के लिए मजबूर हो जाएं। काफिरों को जीतने के लिए किए जाने वाले ऐसे ही युद्ध को गजवा कहते हैं। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। गजवाए हिंद की थ्योरी के मुताबिक भारत को मुस्लिम मुल्क के रूप में बदलने से पहले मुसलमानों को उसके आसपास के देशों में मजबूत पकड़ बनानी होगी, जिससे उस पर चारों ओर से शिकंजा कसा जा सके और वक्त आने पर इस्लामी ताकतें चारों ओर से हमला कर भारत में गजवा हिंद कर सके। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है, जहां कट्टरपंथी ताकतें इतनी मजबूत हैं कि इस्लाम के नाम पर किसी का भी गला काट सकती हैं। यह है पीएफआई का असली एजेंडा, जिसके तहत यह काम कर रहा है। यह सब जो आपको बताया गया, यह आपने ना किसी टीवी डिबेट में सुना होगा और ना ही इसका जिक्र कहीं और सुना होगा। इसलिए पीएफआई का अस्तित्व ही रहना खतरनाक है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।